बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, और उसके बाद हम पीएलसी की थोड़ी सी टॉपिक्स देखेंगे। गैल्वेनोमीटर ये शोन है, इट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल करंट्स एंड स्मॉल वोल्टेजेस। जिस तरह के आपके पास अगर वोल्टेजेस हों रेंज फ्रॉम -50 माइक्रो एम्पियर, करंट्स हों सॉरी फ्रॉम -50 माइक्रो एम्पियर्स टू 50 माइक्रो एम्पियर्स, उसको आप मेजर कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के थ्रू। और अगर वोल्टेजेस हों -35 मिली वोल्ट्स टू से लेस 35 मिली वोल्ट, उसको आप मेजर कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो स्मॉल करंट्स और स्मॉल वोल्टेजेस मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है। इसका जो सिंबल है, ये सिंपल ये है कि ये जी होगा एक सर्कल के अंदर, जी आप इस तरह लिखें तो इसका सिंबल बन जाता है गैल्वेनोमीटर का। इसका प्रिंसिपल वर्किंग वही है जो मोटर का प्रिंसिपल होता है, सिंपल है बहुत। ये है कि आपके पास मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल है, और उनके दरमियान आपके पास एक कॉइल है। इस कॉइल में से एक करंट गुजरेगा तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होगी, और इस तरह से आप उस करंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका कि करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विल इंस्टॉल। तो जब करंट कॉइल में से गुजरेगा वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगी, और उसी डिफ्लेक्शन की वजह से आप उसकी टॉर्क प्रोड्यूस होगी, और उसकी वजह से आप उस करंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये स्लाइड ये बता रही है। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं ज़रा ज़्यादा एलेबोरेशन है इसकी, कि आपके पास इस तरह एक कॉइल होगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड में स्पिन करेगी और रोटेट करेगी। आपके पास ये जो है दोनों एंड स्पेस पे स्प्रिंग्स कनेक्टेड होंगे। स्प्रिंग जो है इसको बैलेंस करेगा, इसकी मूवमेंट को, और एक पॉइंट पे जाके रोक देगा। और इस तरह से आप इसमें जो भी डिफ्लेक्शन होगी उसको आप एक स्केल पे मेजर कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में गिवन है कि ये आपके पास स्प्रिंग कनेक्टेड है, इधर से आप करंट सप्लाई करें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये अपर स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये लोअर स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। और इस तरह से करंट यहाँ एंटर होगा, इस कॉइल में से गुजरेगा, और ये कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, स्प्रिंग उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और स्केल पे आपके पास एक मेजरमेंट आ जाएगी कि कितना करंट है। तो इस तरह से आपके पास इस सिंपल प्रिंसिपल से आप गैल्वेनोमीटर को यूज़ करके करंट मेजर कर सकते हैं। The wire of galvanometer coil is very thin and has resistance like 15 ohms. We can model coil as resistance Rg. तो ये इस एक तरह एक सिंपल रेजिस्टेंस से हम उस को मॉडल कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर एज इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर स्मॉल करंट्स ओनली, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट Ig इक्वल्स टू 10 मिली एम्पेयर तक आप मेजर कर सकते हैं। और कैन मेजर स्मॉल वोल्टेजेस ओनली, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन Vg इक्वल्स टू 150 मिली वोल्ट। तो 10 मिली एम्पेयर तक आप करंट मेजर कर सकते हैं, और 150 मिली वोल्ट तक आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल गिवन है। Ig जो है वो है करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और Vg जो है वो है वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। इस स्लाइड में थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, ये आपको बता रही है कि आपकी जो टॉर्क होगा ये जो वो बराबर होगा 2NBL/IR के। इसमें सिंपल से ये बता रही है कि जो आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उसके बाकी सारी चीज़ें जो होंगी 2NBL/R जो है वो कांस्टेंट G बन जाएगा, और आपका जो करंट होगा वो I वो एक वेरिएबल रह जाएगा। तो जितना ज़्यादा करंट I होगा उतनी ही सिंपली आपको बता रहे हैं कि उतनी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगी, बाकी G जो है वो कांस्टेंट है। अगर हम द कंट्रोलिंग टॉर्क एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग को देखें तो वो होगा TC इक्वल टू के, विद के इज़ अ कांस्टेंट, और थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल है। तो वी नोट जो आपके पास डिफ्लेक्शन को टॉर्क आई है वो आई है जी कांस्टेंट है, और आई वेरिएबल है, वो आई है GI। और जो स्प्रिंग के थ्रू हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है के थीटा है। इन दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा टॉ सी इज इक्वल टू टॉ डी। ये टॉ सी जो है वो है के थीटा एफ, और टॉ डी जो है वो है GI। तो ये आ गया के थीटा एफ इक्वल टू GI, और जो फाइनल स्टेडी डिफ्लेक्शन आ गई वो आ गया थीटा एफ इक्वल टू G और डिवाइडेड बाई के इंटू आई। जी हमें पता है कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो बेसिकली जो आपका डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड कर रही है किस पे, इनपुट करंट आई पे। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का कि जो आपका जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी आपके पास डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। तो ये बात सारी ये बता रही है। अब हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम एम मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एम मीटर है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हैवी इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सिंबल इसका इस तरह से है, सर्कल के अंदर ए हो तो एम मीटर होगा। इट इज़ दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसी गैल्वेनोमीटर को हम एक एम मीटर में चेंज कर सकते हैं, ये हम फॉलोइंग स्लाइड में देखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली इसको एम गैल्वेनोमीटर can't measure heavy currents. To convert a galvanometer into an ammeter, a very low resistance which is known as shunt resistance is connected in parallel to galvanometer. Value of shunt is so adjusted that most of the current passes through the shunt. In this way a galvanometer is converted into ammeter and can measure heavy current. तो इसका सिंपल प्रिंसिपल ये है कि आपके पास गैल्वेनोमीटर के आप पैरेलल में जो है वो एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, शंट रेजिस्टेंस RS, और उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती है।
तो उस वजह से अगर आपके पास लेट्स सपोज कि एक आई जो है वो हैवी करंट जो गिवन है, जिस पे मैंने लेज़र पॉइंटर रखा हुआ है, आई हैवी करंट एंटर होता है इस पाथ से, तो वो ज़्यादातर जो है वो आई एस बन के शंट रेजिस्टेंस में से गुजर जाएगा, और कम वैल्यू जो है उस करंट की गैल्वेनोमीटर में से गुजरेगी। तो गैल्वेनोमीटर क्योंकि छोटे करंट्स के लिए होता है, इसलिए उसमें से थोड़ा सा करंट ही गुजरेगा, और बाकी जो मेजर अमाउंट ऑफ करंट होगा वो आपका शंट रेजिस्टेंस में से गुजर जाएगा। तो इस तरह से आप इस गैल्वेनोमीटर को आपने कन्वर्ट कर दिया एक एमीटर में, और नाउ गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हैवी करंट्स। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर और एमीटर, इसमें इस स्लाइड में कुछ नहीं है, ये सारी हमने जो डेरिवेशन की है वो ये जो बॉक्स में है इसके लिए की है। इसमें हमने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ 3 पैरामीटर्स, दैट इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, आई जो एंटरिंग करंट है दैट इज बीइंग मेजर्ड, और आई जी जो है वो आपका जो गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजर है। तो ये अगर हम सारी डेरिवेशन करें तो हमारे पास फाइनली आर एस जो है दैट इज शंट रेजिस्टेंस, वो आ जाता है आर जी डिवाइडेड बाई आई दैट इज द मेजरिंग करंट, आई जी दैट इज द गैल्वेनोमीटर करंट माइनस 1। और अगर हम आई ओवर आई जी को एम से डोनेट करें तो वो हमारे पास हम एम को कहेंगे एम इज द करंट मल्टीप्लाई, दैट इज हाउ मच आई टाइम्स आई इज ग्रेटर देन आई जी। तो आर एस हो जाएगा आर जी डिवाइडेड बाई एम माइनस 1, और एम इज वेयर एम इज आई ओवर आई जी। तो ये तीन टर्म्स हैं, एक आई है दैट इज़ द मेजरिंग करंट, जो करंट आप मेजर कर रहे हैं, आई जी दैट इज़ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और आर जी जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और आर एस को हमने इन तीनों की टर्म में डिराइव कर दिया कि आर एस की वैल्यू इन तीनों पे डिपेंड करेगी, और हम उसको कह सकते हैं अगर एम को हम कहें आई ओवर आई जी, तो आर एस हो जाएगा आर जी ओवर डिवाइडेड बाई एम माइनस 1। तो इस तरह से हम शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल गिवन है, a galvanometer having an internal resistance of 15 ohm gives full scale deflection with current of 10 milliampere. It is to be converted into an ammeter of range 10 ampere. Find the value of the shunt resistance. तो हमें आर जी जो है गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 15 ओम्स, आई जी हमें पता है कि वो है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है 10 एम्पेयर, तो आई जी हमारे पास आ गया 10 मिली एम्पेयर। और जो हमारे पास जो एम मीटर जिस रेंज को मेजर करेगा करंट की वो है 10 एम्पेयर, तो आई हमारे पास आ गया 10 एम्पेयर। तो हमारे पास आर जी आ गया, हमारे पास आई जी आ गया, और हमारे पास आई आ गया। पिछली स्लाइड में हमने आर एस को निकाला था इन टर्म्स ऑफ ये तीनों पैरामीटर्स के, तो इसको हम आर एस को सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं आर जी डिवाइडेड बाई आई ओवर आई जी माइनस 1। पहले हम एम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट पहले ये जो चीज़ है आई ओवर आई जी इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एम हमारे पास आएगा आई ओवर आई जी, तो आई इज़ 10 एम्पेयर, आई जी इज़ 10 मिली एम्पेयर, दैट इज़ 10 में माइनस 2 एम्पेयर, तो ये आ गया 1000। आर जी हमें गिवन है 15 ओम्स, तो इसको हमने इसमें पुट किया तो ये हमारे पास आ गया आर एस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गई आपके पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये हम देख रहे हैं कि ये जिस तरह हमने कहा था कि ये एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस होगी, तो हमारे पास ये एक छोटी रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये आ गया 0.015015 ओम्स। तो इस ये होगी एम मीटर की एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि ज़्यादा वोल्टेजेस मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लार्ज वोल्टेजेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ वोल्ट मीटर। ये इसका सिंबल है वी इनसाइड द सर्कल कनेक्टेड इन पैरेलल टू एक्ट, और ये आपको एक वोल्ट मीटर गिवन है। Galvanometer can't measure high voltages. To convert a galvanometer into an voltmeter, a very high resistance known as series resistance is connected in series with the galvanometer. तो ये हम देख रहे हैं कि जिस तरह हमने एम मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया था, वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, और इस रेजिस्टेंस को हम कह रहे हैं आर एक्स। और अब इन दोनों में से गैल्वेनोमीटर में से और इस सीरीज़ रेजिस्टेंस में सेम करंट पास करेगा, लेकिन इसका ये है कि जो शंट रेजिस्टेंस थी वो बहुत ही एक छोटी रेजिस्टेंस थी। ये जो आर एक्स हम कनेक्ट करेंगे ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होगी, ताकि ज़्यादातर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हो और गैल्वेनोमीटर के क्रॉस कम वोल्टेज ड्रॉप हो। तो इस तरह ये गैल्वेनोमीटर जो है हैवी वोल्टेजेस को हैंडल कर सकेगा। ये उसी तरह जैसे हमने एम मीटर के लिए देखा था, अब हमने आर एक्स की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ आई जी, इन टर्म्स ऑफ वी जी और आर जी। तो आर एक्स को जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारे पास वो आती है, जो आपके पास वी है दैट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस दीज टू टर्मिनल, यानी जो टोटल वोल्टेज है दैट इज़ वी। वी जी इज़ द वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो वी इज़ द टोटल वोल्टेज अक्रॉस बोथ टर्मिनल्स, वी जी इज़ द वोल्टेज अक्रॉस galvanometer, and Rg is the voltage across is the resistance of the galvanometer, और Rx is the series resistance which is placed in series with G। तो अगर हम Rx को डिराइव करें इनकी टर्म में तो हमारे पास आ जाएगा V ओवर वी जी माइनस 1 इंटू आर जी। अगर V ओवर वी जी को हम कहें M से डिनोट करें और इसको कहें कि M इज़ अ वोल्टेज मल्टीप्लायर, तो V ओवर वी जी बन जाएगा M माइनस 1 इंटू आर जी। तो ये हमारे पास
सीरीज रेजिस्टेंस के लिए एक इक्वेशन आ गया जो कि बता रही है कि दैट इट इज़ इक्वल टू m माइनस वन ओवर आर जी, वेयर m इज इक्वल टू v ओवर बी जी। तो अगर हमें v पता हो, बी जी पता हो और आर जी पता हो तो हम आर एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अ गैल्वेनोमीटर इज टू बी यूज्ड टू मेजर 18 वोल्ट्स। Galvanometer has coil resistance of 12 ohm and maximum coil current 3 milliampere. What is the value of the series resistance? तो हमें पता है कि सीरीज रेजिस्टेंस की इक्वेशन ये है कि आर एक्स इक्वल्स टू वी ओवर वी जी माइनस वन ओवर आर जी। आर जी हमें गिवन है 12 ओम्स, आई जी जो हमें गिवन है वो है 3 मिली एम्पेयर्स और वी जो हमें गिवन है दैट इज़ 18 वोल्ट्स। तो हमें वी भी पता है, वी जी भी पता है, आर जी भी पता है, तो हमने आर एक्स कैलकुलेट करना है। तो पहले हम एम कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू वी ओवर वी जी। तो वी इज़ 18 एंड वी एंड वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। तो वी जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वी जी जो आ जाएगा हमारे पास 3 मिली एम्पेयर इंटू 12 आ गया, तो ये हो गया 36 इंटू 10⁻³ तो वी जी हमने कैलकुलेट कर दिया। आई जी इंटू आर जी इज़ वी जी। आई जी हमें गिवन था, आर जी हमें गिवन था, इन दोनों के थ्रू हमने वी जी कैलकुलेट कर लिया। और एम हम कैलकुलेट करेंगे 18 डिवाइडेड बाई वी जी, दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10⁻³ तो वो आ गया 500। अब हम आर एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं एम माइनस वन इंटू आर जी। तो एम हमने कैलकुलेट किया 500, तो ये आ गया 500 माइनस वन और आर जी आपके पास आ गया 12। तो आर एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 5988 ओम। तो ये हम देख रहे हैं कि जब हमने एम मीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट की थी तो वो बहुत ही एक छोटी सी वैल्यू आई थी, लेकिन जब हमने सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट कैलकुलेट किया है वोल्ट मीटर के लिए तो वो एक 5.9 किलो ओम्स के एक वैल्यू आ रही है विच इज़ 5988 ओम। तो ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। तो क्योंकि हमने उस एमीटर के केस में सारा करंट उस शंट रेजिस्टेंस से गुजरना होता है और इस वोल्ट मीटर के केस में जो मेजर वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आपका सीरीज रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है। तो ये हमने देखा है कि हम किस तरह एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स का। पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता क्या है। The PLC is a small microprocessor-based process controller computer that can be connected directly to such devices as switches, small motors, relays, solenoids, and it is built to withstand the industrial environment. तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर की, इट इज़ अ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड प्रोसेस कंट्रोल कंप्यूटर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखते हैं। द ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ रेपिटिशियस मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस इज अ कॉमन कंट्रोल प्रॉब्लम। Traditionally, this kind of process control was done with electromagnetic devices such as relays, timers, and sequences. Auto industry, due to annual model changeover, the circuit had to be rewired to cater for control logic changes, which was a recurring problem. तो आपको फिर बार बार को रिवायर करना पड़ता सर्किट के लिए, इसकी उसमें उसको प्रोग्रामेबल आपको चीज़ चाहिए थी तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं। General Motors in the late 1960s developed the specifications for a programmable electronic controller that could replace the hardwired relay circuits. Gold Modicon Company developed the first programmable logic controller. The idea originated and GM and venture was financed by GM. तो जो आइडिया था PLC का वो GM ने ओरिजिनेट हुआ और जो इसको फाइनेंस किया था वो भी GM ने किया था और लेट 1960s में पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर बना था जो कि मॉडिकॉन कंपनी ने बनाया था। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं रिलेज को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ऑपरेशन। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले इज अ मैग्नेटिक स्विच, इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू स्विच कॉन्टेक्ट्स with no current flow through the coil de-energized armature is held away from the core by spring tension। ये बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। इसमें ये है कि आपके पास ये जो येलो पोर्शन नज़र आ रहा है ये कॉइल है, ये जो ऑरेंज आपको दोनों नज़र आ रहे हैं ये फिक्स कॉन्टेक्ट्स हैं, ये ग्रीन वाला जो है ये मूवेबल कॉन्टेक्ट है और ये मूवेबल कॉन्टेक्ट जो है आर्मेचर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग है। जब आपके पास कॉइल जो है वो डी एनर्जाइज होगी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी और ये जो आर्मेचर है इस स्प्रिंग की टेंशन की वजह से इस ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है ये ऊपर वाले फिक्स कॉन्टैक्ट से कनेक्टेड होगा। अभी हम फॉलोइंग टाइम में भी देखेंगे जब आप इसको एनर्जाइज करेंगे इसका तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और ये जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है ये नीचे वाले कॉन्टैक्ट से कनेक्ट हो जाएगा और एनर्जाइज फॉर्म में ये नीचे कॉन्टैक्ट से कनेक्ट होगा। डी एनर्जाइज फॉर्म में ये स्प्रिंग की वजह से ऊपर वाले कॉन्टैक्ट से कनेक्ट होगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ऑपरेशन का। अब हम देखते हैं कि व्हेन द कॉइल इज एनर्जाइज्ड
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मूव्स द आर्मेचर कॉजिंग द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऑफ द रिले टू ओपन और क्लोज। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इस तरह एक से एक पावर सप्लाई लगा के इसको एनर्जाइज किया कॉइल को, तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से ये जो मूवेबल कॉन्टेक्ट था वो लोअर वाले फिक्स कॉन्टेक्ट से कनेक्ट हो गया, और पहले ऊपर वाला पॉइंट से कनेक्टेड था, अब ये नीचे वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ऊपर वाले को पहले हम कहेंगे कि पहले ऊपर वाला कॉन्टेक्ट क्लोज था और नीचे वाला ओपन था, और अब नीचे वाला क्लोज है और ऊपर वाला ओपन है। तो इसी यही बेसिक प्रिंसिपल रिलेज में यूज़ होता है कि आप जब कॉइल को डी एनर्जाइज रखेंगे तो आर्मेचर के थ्रू कॉन्टेक्ट ऊपर वाले कॉन्टेक्ट से कनेक्टेड होगा, और जब एनर्जाइज करेंगे तो जो कॉन्टेक्ट है वो नीचे वाले कॉन्टेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो एक्शन है रिले एक्शन, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने कामों के। ये रिले लॉजिक कंट्रोल बताया हुआ है। इधर आपको सर्किट बताया हुआ है, कॉइल को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, और इस तरह ये जो ऊपर वाला है नो, जो एन सी का मतलब है नॉर्मली क्लोज्ड, और एन ओ का मतलब है नॉर्मली ओपन। तो जब कॉइल जो है वो डी एनर्जाइज होगी तो आपके पास जो कॉन्टेक्ट है ऊपर वाला दैट इज़ नॉर्मली एन सी दैट इज़ नॉर्मली क्लोज्ड, और जो नीचे वाला है दैट इज़ नॉर्मली ओपन। जिस तरह हमने देखा, तो इधर हम देख रहे हैं कि अगर ये कॉइल में कोई डी एनर्जाइज होगी तो ये एन सी कॉन्टेक्ट ऊपर, ये जो आपका आर्मेचर के थ्रू जो कॉन्टेक्ट है वो ऊपर वाले नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट से कनेक्टेड हो। तो इसका ये मतलब है कि जब आपकी कॉइल जो है वो डी एनर्जाइज होगी तो आपका ये ऊपर वाला कॉन्टेक्ट जो है वो क्लोज होगा, दैट इज़ नॉर्मली क्लोज, और नीचे वाला ओपन होगा तो दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मली ओपन। लेकिन जब आप कॉइल को एनर्जाइज कर देंगे तो ये जो ऊपर वाला कॉन्टेक्ट है ये नीचे वाले से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये नॉर्मली ओपन जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, और जो नॉर्मली क्लोज होगा वो ओपन हो जाएगा। तो इस स्लाइड में आपके पास सर्किट है, सिंबल है और डायग्राम ऑफ रिले है। सर्किट भी बता रहा है आपको, नीचे कॉइल का आपके पास ये सर्किट है, और ये ऊपर नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, नीचे नॉर्मली ओपन है जो कि ओपन है। इसको अगर हम सिंबल की फॉर्म में लिखें तो इसका सर्कल बना के कॉइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह से आप नॉर्मली ओपन को दो पैरेलल लाइन से आप नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और दो पैरेलल लाइंस जो कि और बीच में स्लैश होगी तो वो दैट इज़ नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। बाई कन्वेंशन द रिले सिंबल ऑलवेज शोज द कॉन्टेक्ट इन द अनएनर्जाइज स्टेट। ये जो हम सिंबल देख रहे हैं इसमें हमें ये पता चल रहा है कि ऊपर वाला नॉर्मली क्लोज है और नीचे वाला नॉर्मली ओपन है, तो दो पैरेलल लाइंस, और ये पैरेलल लाइंस जो स्लैश है, स्लैश आपको बता रहा है कि नॉर्मली क्लोज है, और दो पैरेलल लाइंस आपको बता रही है कि नॉर्मली ओपन है। तो ये जो सिंबल है ये आपको जनरली शो करता है डी एनर्जाइज स्टेट में, ये जो स्टेट गिवन है कि जिसमें कॉइल अनएनर्जाइज होती है। जब आपके पास कॉइल एनर्जाइज होगी तो ये नीचे वाला सिंबल जो है ये स्लैश आ जाएगा, और ऊपर वाले में दो पैरेलल लाइंस होंगी, विच मीन्स कि वो ओपन है और नीचे वाला क्लोज्ड है। ये आपके पास रिले सिंबल है, CR1 कॉइल का सिंबल है। आपके पास NO जो है दैट इज़ नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, और NC जो है दैट इज़ नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। तो ये स्लैश बता रही है कि CR12 इज़ नॉर्मली क्लोज, और CR1 जो है दैट इज़ नॉर्मली ओपन। कॉन्टेक्ट्स आर ओपन when नो करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल बट क्लोज एज सून एज द कॉइल इज एनर्जाइज। ये हम देख चुके हैं कि जिस तरह कॉइल को अब जब डी एनर्जाइज होती है तो कॉन्टेक्ट जो नीचे वाला होता है वो ओपन होता है, दैट इज़ नॉर्मली ओपन, और उसको हम कहते हैं नो, और ऊपर वाला जो होता है वो क्लोज होता है और उसे हम कहते हैं क्लोज। कॉन्टेक्ट्स आर क्लोज when नो करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल बट इज ओपन एज सून एज द कॉइल इज एनर्जाइज। तो ये जो नॉर्मली क्लोज है वो जब आप कॉइल को एनर्जाइज करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, तो उसके लिए ये सिंबल होगा फिर। और जब आपके पास ये वाला जो है जो ओपन है वो अगर कॉइल एनर्जाइज होगी तो ये क्लोज हो जाएगा, उसके लिए ये वाला सिंबल बनेगा। ये कन्वेंशन है कि हम अनएनर्जाइज फॉर्म में उनके सिंबल बताते हैं, तो ये नॉर्मली ओपन की सिंबल है और ये नॉर्मली क्लोज का सिंबल। ये आपको बता रही है स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रिलेज। ये आपको बता रही है कि अगर आप इस तरह आपके पास एक स्विच है और ये पावर सप्लाई है, इसको अगर आप स्विच को क्लोज करेंगे तो ये कॉइल जो है वो एनर्जाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो आर्मेचर है वो मूव करेगा, और ये जो कॉन्टेक्ट सेगमेंट है ये ऊपर से नीचे क्लोज हो जाएगा। इसके क्लोज होने की वजह से ये लोड पावर सप्लाई का पाथ कंप्लीट हो जाएगा इस लैम्प पे, और ये लैम्प जो है वो ऑन हो जाएगा। तो आप अगर ये स्विच ऑन करेंगे तो ये एनर्जाइज होगी, आर्मेचर मूव होगा, कॉन्टेक्ट क्लोज होगा, इस पावर सप्लाई के थ्रू करंट प्रोवाइड होगा लैम्प को, और लैम्प जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये थी एक स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रिले। ये रिले सर्किट ऑपरेशन हम देख रहे हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास विद स्विच एस ओपन कॉइल CR1 इज डी एनर्जाइज। ये अगर स्विच ओपन है तो कॉइल जो है वो डी एनर्जाइज है। कॉन्टेक्ट CR1 आर ओपन, लाइट आर इज ऑफ। तो ये जो आपका नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट था NO जो था वो ओपन होगा, और जो लाइट है वो ऑफ होगी। और जो कॉन्टेक्ट CR12 जो था, जो आपका नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट था, वो ऑन होगा, और आपके पास ये लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि स्विच ओपन है तो ये लाइट आर इज ऑफ एंड लाइट G इज ऑन। अब हमने जब वो स्विच क्लोज कर दिया है तो कॉइल CR1 जो होगी वो एनर्जाइज होगी है,
कॉन्टेक्ट CR1 आर क्लोज। अब जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट था वो क्लोज हो गया, इसलिए मैंने स्लैश वाला सिंबल इसमें आ गया। तो आप लाइट आर जो होगी वो ऑन हो जाएगी, और आपके पास जो नॉर्मली क्लोज वाला सिंबल था वो अब बन गया नॉर्मली ओपन हो गया, तो लाइट जी जो है वो ऑफ होगी। तो जब स्विच ओपन था तो ये आर ऑफ थी, जी ऑन थी। अब हमने स्विच क्लोज किया है तो आपके पास नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट जो है वो क्लोज हो गया, लाइट आर ऑन हो गई है, और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट जो था वो ऑफ हो गया, ऑन ओपन हो गया है, और लाइट जी जो है वो ऑफ होगी। इस स्लाइड में हम देखते हैं रिलेस पर्पस यूटिलाइजेशन टू सेटिस्फाई टू इलेक्ट्रिकल कंट्रोल नीड्स। नंबर वन, रिमोट कंट्रोल, द एबिलिटी टू टर्न डिवाइसेस ऑन ऑफ फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। तो एक इसका जो है कंट्रोल नीड्स दो, एक है रिमोट कंट्रोल के लिए रिले इस्तेमाल होती है, और दूसरी है पावर एम्पलीफिकेशन। द स्टार्टिंग रिले इन अ कार, अ लो करंट इग्निशन स्विच energizes द रिले विच इन टर्न passes हाई करंट टू द स्टार्टिंग मोटर। तो ये हम देख रहे हैं कि इनके दो जो यूटिलाइजेशन पर्पसेज हैं, रिमोट कंट्रोल के लिए रिलेज यूज़ हो सकती हैं और पावर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ हो सकती हैं। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर्स सून रियलाइज दैट रिलेज कुड बी यूज टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल लॉजिक। तो जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो रिलेज हैं आपकी वो कंट्रोल लॉजिक बनाने के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। तो आप एंड बना सकते हैं रिलेज से, और बना सकते हैं, नॉट बना सकते हैं, एज वेल एज फ्लिप फ्लॉप्स कैन बी वायर्ड फ्रॉम रिलेज। तो ये सारी जो लॉजिक है ये हम रिलेज से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइम डिले रिलेज या ऑन डिले रिलेज। द ऑन डिले रिले प्रोवाइड्स अ टाइम डिले व्हेन द कॉइल इज एनर्जाइज्ड। A 5 second on delay relay with normally open contact will wait 5 seconds after being energized before closing its contacts. तो ऐसी डिले होगी ये टाइम डिले रिले कि अगर आपने जिस तरह कॉइल को एनर्जाइज किया है तो जो वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट से नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट तक मूव करने के लिए आर्मेचर जो है वो 5 सेकंड लेगा। तो व्हेन द डिले इज डी एनर्जाइज द कॉन्टेक्ट्स विल ओपन इमीडिएटली। लेकिन जब आप उसको डी एनर्जाइज करेंगे तो उसमें डिले नहीं आएगा, वो फ़ौरन ओपन हो जाए, वो फ़ौरन जो है वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट की तरफ चली जाएगी। तो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास हो सकती है होम सिक्योरिटी सिस्टम में, विच डिलेज एक्टिवेशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर बीइंग टर्न ऑन टू अलाउ द ऑक्यूपेंट्स टाइम टू लीव। तो अगर आपके पास कोई होम ऑटोमेशन सिस्टम है उसमें इसकी एप्लीकेशन है कि आप सिक्योरिटी ऑन होने से पहले जो ऑक्यूपेंट्स हैं घर के वो जब घर से चले जाएंगे तो तब आपकी होम सिक्योरिटी वाला सिस्टम ऑन हो जाएगा, ताकि उनकी वजह से कोई अलार्म जनरेट ना हो। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑन डिले रिलेज की। Time delay relays on delay relay. The off delay relay provides a time delay when the coil is de-energized. For example, a 5-second off delay relay will normally open contacts with close its contacts immediately when energized. When it is de-energized, however, the contacts would remain closed for more 5 seconds before opening. इस केस में, पिछले केस में जो रिले थी टाइम डिले वाली, उसमें ये था कि आपके पास जब आप एनर्जाइज करते थे रिले को तो वो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट से कनेक्शन बनाने में 5 सेकंड्स लगा रही थी। अब इसमें जब आप इसको डी एनर्जाइज करेंगे, और जब आप उसको डी एनर्जाइज करते थे पिछले केस में तो वो फॉरन नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट के साथ जाके कनेक्ट हो जाती थी। अब ये हो रहा है कि नॉर्मली जो ये वाली जो रिले है इसमें आपके पास ये हो रहा है कि इट विल क्लोज इट्स कॉन्टेक्ट इमीडिएटली व्हेन एनर्जाइज, बट व्हेन इट इज डी एनर्जाइज हाउएवर द कॉन्टेक्ट्स विल रिमेन क्लोज फॉर 5 मोर सेकंड बिफोर ओपनिंग। तो ओपनिंग से पहले जो है वो 5 सेकंड लगाएंगे। इसकी एप्लीकेशन हो सकती है व्हेन कार इज टर्न्ड ऑफ द केबिन लाइट रिमेन्स ऑन एंड रिमेन ऑन फॉर सम टाइम टू प्रोवाइड लाइट फॉर एज दे आर लीविंग द व्हीकल। तो आपके पास ये कार में जब लाइट आप जो है कार की केबिन लाइट जो वो ऑन रहती है थोड़ी देर के लिए, और जब ऑक्यूपेंट्स चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद बंद होती है। तो ये एग्जाम्पल है ऑफ डिले रिले। ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है सम टाइम डिले रिलेज की। नंबर ये है न्यूमेटिक टाइम डिले रिले जिसमें बेलोज इस्तेमाल हो रहे हैं। ये है थर्मल टाइम डिले रिले जिसमें बायोमेटालिक स्ट्रिप इस्तेमाल हो रही है, हीटर इस्तेमाल हो रहा है। और ये है सॉलिड स्टेट टाइम डिले रिले। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं टाइम डिले रिलेज। डिफरेंट कन्फिगरेशन शोन है। इस तरह आप डबल पोल डबल थ्रो डीवीडीटी रिले इस्तेमाल करें कि आपके पास एक कॉइल है लेकिन आपके पास अब यहाँ पे दो आर्मेचर्स आ गए हैं जो कि नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट से मूव करेंगे। और इस तरह हम सिंबल में भी देख रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट को शो कर रही हैं, और दो पैरेलल लाइंस और स्लैश जो है वो आपको नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट को शो कर रही है। और नीचे ये जो सिंबल है ये कॉइल के लिए। तो ये एग्जाम्पल है डबल पोल डबल थ्रो रिले। इसी तरह आपके पास ट्रिपल पोल डबल थ्रो रिले हो सकती है। अब आपके पास तीन आर्मेचर्स आ जाएंगे तो आपके पास तीन सिंबल्स आ गए हैं, तीन आपके पास नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स आ गए हैं, और तीन आपके पास नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट्स आ गए हैं, और नीचे कॉइल जो है वो एक सिंपल कॉमन सिंबल है इसका कॉइल की। ये आपके पास एक पिक्चर है जनरल पर्पस रिले की कर्टसी ऑफ रॉकवेल ऑटोमेशन। ये आपको दिखा रही है कि रिले की किस तरह की पिक्चर हो सकती है।
अब हम डिस्कस करते हैं यूज़ ऑफ रिले फॉर लॉजिक कंट्रोल। तो अब हम अगर हमारे पास हम इस तरह से एंड गेट को रिलेज के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास दो रिलेज के दो आर्मेचर्स होंगे, एक को कॉइल ए कंट्रोल कर रही है और दूसरी को कॉइल बी कंट्रोल कर रही है। इनपुट आपकी है, लेट्स सपोज कि हम कहते हैं 12 वोल्ट्स हैं और आउटपुट आपकी एक्स है। तो जब ए एनर्जाइज होगी तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा, और जब बी भी एनर्जाइज होगी तो ये स्विच भी क्लोज हो जाएगा। जब ए एंड बी दोनों क्लोज होंगी तो दिस 12 वोल्ट्स विल मूव आउट टू आउटपुट, और हम कहेंगे कि ए एंड बी इज इक्वल टू 1। अगर इनमें से ए एंड बी दोनों में से कोई एक भी ओपन है तो इनपुट जो है आपकी वो आउटपुट पे नहीं जाएगी। तो हम कहेंगे कि सिर्फ ए इनपुट आउटपुट वुड बी इक्वल टू 1 व्हेन बोथ ए एंड बी आर एनर्जाइज। तो इस तरह अगर ए एंड बी आर बोथ एनर्जाइज तो ये दोनों क्लोज होने के स्विच, और बाकी सब कंडीशन में जब भी एक ओपन है या दोनों ओपन है तो तब आपके पास एक आउटपुट पे जीरो लॉजिक आएगी, और जब दोनों क्लीरेज ए एंड बी एनर्जाइज हैं तो दोनों स्विचेस क्लोज होंगे और आपके पास आउटपुट पे लॉजिक 1 आ जाएगा। तो ये एग्जांपल है रिलेस एंड गेट की। इसी तरह हम और गेट बना सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जिस एंड गेट में हमने सीरीज में दो आर्मेचर्स कनेक्टेड थे, अब कॉइल ए जो है वो इस ऊपर वाले आर्मेचर को कंट्रोल करेगी और कॉइल बी जो है वो नीचे वाले आर्मेचर को कंट्रोल करेगी। अब हम देख रहे हैं कि अगर ए एनर्जाइज है और ये क्लोज है पाथ, तो आपकी आउटपुट जो इनपुट जो आउटपुट पे चली जाएगी, और अगर बी भी क्लोज है, ए बी अगर क्लोज है तो फिर भी इनपुट आपके आउटपुट पे चली। ये एक कंडीशन नहीं है कि दोनों का क्लोज होना मस्ट है। एक ए और बी अगर क्लोज होगी, इफ ए और बी इज क्लोज देन द इनपुट विल गो टू आउटपुट एंड वी विल हैव लॉजिक 1 एट द आउटपुट। और अगर दोनों क्लोज हैं फिर भी लॉजिक 1 होगी। अगर दोनों ओपन हैं, ए भी डी एनर्जाइज है और बी भी कॉइल डी एनर्जाइज है, तो ये दोनों आर्मेचर्स ओपन होंगे, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट में होंगे, और फिर आपके आउटपुट पे लॉजिक जो है वो जीरो आएगी। तो इस तरह से सीरीज में कनेक्शन के थ्रू रिलेज के हमने बना दिया एंड गेट, और पैरेलल में कनेक्शन के थ्रू दो रिलेज को कनेक्ट करके हमने बना दिया है और गेट। इसी तरह आप नॉट गेट बना सकते हैं। ये आपको बता रहा है नॉट गेट, इसमें अगर आपके पास इनपुट जो है वो एनर्जाइज है तो आपका जो है आउटपुट ये ओपन हो जाएगा और आउटपुट पे आपके पास जीरो लॉजिक आ जाएगा। अगर इनपुट डी एनर्जाइज है और आपके पास ये कनेक्शन क्लोज रहेगा और इनपुट जो है वो आउटपुट पे चली जाएगी। तो इनपुट इज डी एनर्जाइज, आउटपुट विल बी लॉजिक 1, इनपुट इज एनर्जाइज, आउटपुट विल बी लॉजिक 0।